मिशन केमिकल फ्री, दारुजनाइन, ये कॉम्बिनेशन क्या है? ये बहुत से लोग समझ नहीं पाते कि अगर हम मिशन को प्रमोट कर रहे हैं तो ये प्रोडक्ट्स क्या है, ये प्रणाली क्या है। तीन चीजों को कॉम्बिनेशन हम दारुजनाइन में देखते हैं। एक तो सोच, वो सोच जिसको मिशन केमिकल फ्री बोलते हैं। एक उससे जुड़े हुए प्रोडक्ट्स, उत्पाद। और तीसरी चीज है हम लोगों के साथ जुड़ा हुआ बिजनेस, व्यवसाय, नेटवर्क मार्केटिंग। अब इन तीनों विषयों को एक साथ जो समझेगा वो व्यक्ति पूरी चीज को समझ पाएगा। सबसे पहली बात है कि हम हमारे पास या मेरे पास मिशन इतना बड़ा था, विजन इतनी बड़ी थी, अ, उसकी डिटेल्स इतनी ज्यादा हैं, उसका टेक्निकल एक्सपर्टीज इतना ज्यादा है कि अगर इस चीज को रील्स का हिस्सा भी बनाता, मैं यूट्यूब पे भी बनाता और बारी बारी करता। जैसे बीच में एक लड़का खाली बोनविटा की बात करके फेमस हो गया, कोई किसी चीज की बात करके फेमस हो गया। फ्लूरोइड का मुद्दा, सबसे पुराना वीडियो अगर मिलेगा तो वो इंडिया में, पूरे इंडिया में ही मेरे पास मिलेगा। आज जिसकी भी टूथपेस्ट पे फ्लूरोइड फ्री मिला है तो मतलब ये गारंटी कि उसने, मतलब ये है कि शोर शॉट है कि इंडिया में ये मुद्दा उसने मेरे से सुना होगा या मेरे द्वारा बताए गए किसी व्यक्ति से सुना होगा। क्योंकि 2011 में तो, 11 में, ये फर्स्ट टाइम हमने फ्लूराइड फ्री पेस्ट दे दिया था। डॉक्टर डीनबर्ग का वो नहीं बता पाएगा, लेकिन बहुत से लोग आज की तारीख में SLS पे, SLES बात करके फेमस हैं, स्पेशली ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम, रील्स में। तो ये एक मुद्दा ऐसा नहीं था कि जिससे पैसा नहीं बनाया जा सकता था। सोशल मीडिया पे भी रील बना के इस मुद्दे को प्रचारित प्रसारित करके पैसा बनाया जा सकता था। और ऐसा नहीं है कि इस मुद्दे का प्रचार बिना उत्पाद के नहीं करा गया। बिना उत्पाद के भी इस मुद्दे का प्रचार प्रसार किया गया, लेकिन सबसे बड़ी जो कॉम्प्लिकेशन आई, वो कॉम्प्लिकेशन ये थी कि जितने भी लोगों को ये बताया गया कि इन निम्नलिखित प्रोडक्ट्स में केमिकल्स है, तो वो लोग अगले सेकंड ये पूछते थे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। 2012-13 से मैं काम कर रहा था, तो बड़ा लंबा टाइम लगा ये समझने के लिए कि ये बात ठीक है यार लोगों की, कि हम अवेयर कर देंगे, अवेयर करने के बाद वो जाए कहाँ। हिंदुस्तान में कोई एक भी कंपनी नहीं थी जो प्रोडक्ट बना रही थी। पता कर रहे हैं, पता लगा कि उस टाइम तक लोगों के पास रॉ मटेरियल्स भी नहीं थे जो चीजों को केमिकल फ्री बनाने के लिए चाहिए होते हैं। तो उत्पाद देना जरूरी था। तीसरी चीज थी हम लोगों का कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों जरूरी है। देखिए, अ, आज की तारीख में जी, टीवी पे भी आप लोगों ने देखा होगा, एक न्यूज चली अगेंस्ट नेटवर्क मार्केटिंग। कुछ लोगों ने पॉडकास्ट भी करा, कुछ ने मीम्स भी बनाए। बहुत से लोगों ने, नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों ने, जो थी उनके साथ अपना जो मतभेद था वो भी जाहिर किया कि जी न्यूज ने गलत किया है। लेकिन मैंने जिसको भी बोला, मैंने यही बोला कि जिसने किया था, जिस पे मीम बना है, करा तो उसने भी गलत है। जब 2018 से हम बोल रहे थे कि बिना पे आउट दिखाए आदमी को अपना बिजनेस प्रोपगेट करना चाहिए, तब दारुजनाइन एकमात्र कंपनी थी। 8 साल बाद उसी चीज का नेशनल न्यूज पे टॉपिक बना, जिस चीज को सिर्फ एक ही कंपनी ने पूरी इंडस्ट्री में फॉलो किया आज तक, कि बिना वैसे टेस्टिमनीज के अपने बिजनेस को बिल्ड किया। हमारे अलावा दूसरी कोई कंपनी नहीं थी। वो इसलिए मतभेद जता रहे थे कि उनका भी तरीका काम करने का वही है। हमारा मतभेद जताने का रीजन इसलिए नहीं था कि हमारे अलावा कोई कंपनी नहीं है जो ये काम कर रही है। 2018 में मैंने पहली बार बोला होगा और सब लोगों ने साथ दिया, आप सब जितने भी लोग हैं, तब मैंने खुल के बोला कि ये तरीका गलत है और ये 2025 का तरीका नहीं है, 2030 का तरीका नहीं है। ये मैंने खुल के बोला था, ये तरीका आज का है, ये फ्यूचर का तरीका नहीं है। और वही हुआ। सोशल मीडिया पे क्लिप्स आ गई, वायरल हो गई, वो बहुत बड़ा मीम बन गया। अब 99% लोग जो भी उस क्लिप को देखेंगे और वैसे कोई भी व्यक्ति बातचीत करेगा तो उसका मजाक ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। लोगों ने कहा एक व्यक्ति की आड़ में नेटवर्क मार्केटिंग को गलत ठहराना गलत था। नहीं, ये पूर्णतः गलत है। जिस व्यक्ति को पता ही नहीं नेटवर्क मार्केटिंग का रीजन, आज आप जानिए, उसके बाद अपना इस इंडस्ट्री को प्राउडली दूसरों को एडवोकेट कर पाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग मार्केटिंग करने का एक माध्यम है कंपनियों के लिए। पर क्या ये सब कंपनियों के लिए है? नहीं, ये माध्यम सब कंपनियों के लिए नहीं है।
ये केवल उन्हीं कंपनियों पे काम करेगा ढंग से जिन कंपनियों के उत्पाद के बारे में बताने को पब्लिक को साइंस हो। अगर आपके प्रोडक्ट में बताने को साइंस नहीं है, केवल रेट है, केवल किसी की कॉपी करी हुई है, ये उसका है जी, देखो उसका आपने देखा था, मेरा इतने का, मुझसे खरीद लो आपको पैसा बनेगा। ये 1996 का विज्ञान था, जब सोशल मीडिया नहीं था, चीजें नहीं थी। ये 2025, 2030 और 35, 40 की तो चीजें बिल्कुल नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग हम क्यों करते हैं कि एक उत्पाद जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं थी, एक ऐसा कोई भी चीज जिसके बारे में हम नहीं जानते थे, रिजल्ट नहीं जानते थे, मेरे को उस चीज की अवेयरनेस हुई, मुझे रिजल्ट फील हुआ, मुझे मुद्दे में जान लगी, और मैंने इस चीज का बीड़ा उठा लिया कि मैं इस मुद्दे को 10-12 सीरियस लोगों तक पहुंचाऊंगा। और अगर मुझे इसको बिजनेस बनाना है तो मैंने दो मुद्दे लिए सीरियसली, कि एक ये प्रोडक्ट और ये अनुभव मुझे लोगों तक पहुंचाना है। दूसरा, ये बिजनेस, जिस बिजनेस में ये बेनिफिट है कि आप दूसरों को एजुकेट करते हैं, और बदले में जब वो उस एजुकेशन के माध्यम से प्रोडक्ट खरीदते हैं और उन्हें अच्छा लगता है, तो आपकी रेजिडुअल इनकम भी बिल्ड होती चली जाती है। आपकी कई सालों की मेहनत इकट्ठा होकर एक दिन एक बड़े पे आउट में तब्दील होती रहती है। और ना केवल ये एक फार्मूला है जो कि जिनसे आप कन्विंस्ड हो रहे हैं, वो लोग भी जो आपके प्रोडक्ट से कन्विंस्ड होंगे फ्यूचर, उनसे भी जो कन्विक्शन बाहर आएगी, हर एक में आपका छोटा मोटा मार्जिन करके एक दिन आपका एक अच्छा खासा पे आउट बनेगा। यानी कि वो इंडस्ट्री है जहां आपकी मेहनत अनुसार और पैसे मेहनत अनुसार आपको रिजल्ट मिलेंगे। बहुत से लोग ये भी एडवोकेट करते हैं कि दूसरे लोगों की मेहनत पे बहुत लोग कमाते हैं, तो दूसरे लोगों की मेहनत पे लोग नहीं कमाते हैं। उन्होंने पहले जिन लोगों पे बहुत मेहनत करी, एजुकेट करा है, उन्हीं का आउटफ्लो चलता रहता है, तो वो अपने बनाए तरीके से कमाते हैं, आर्टिस्ट के तरीके से कमाते हैं। किसी ने गाना गाया तो पूरी जिंदगी बजेगा, तो उसको रॉयल्टी जाएगी। अगर किसी ने एक लीडर को तैयार किया है और उसका थ्रू बिजनेस क्रिएट होगा, तो इसको पूरी जिंदगी रॉयल्टी आएगी। सिमिलर काइंड ऑफ थिंग। ये तीन चीजें थी हमारे सामने। अब केमिकल फ्री होना जरूरी क्यों हो गया था, उसका मुद्दा आज है। देखिए, मैं कल किसी के साथ शेयर कर रहा था, और बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ शेयर कर रहा था, और जब मैंने बोला तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनका मेरे पास एक मैसेज आया कि डॉक्टर साहब, अगर आप सो गए हैं तो सुबह जब भी उठे ना, ये लिटरल मैसेज है, मैं शायद दिखा भी दूंगा अभी व्हाट्सएप चैट पे, कि अगर आप सो गए हैं तो जब भी जल्दी उठे, ये सब लोग ध्यान से सुनिएगा ये मैसेज, तो मेरे से बात करिएगा। ये मेरे बेटे से रिलेटेड मुझे कोई बात करनी है, सुबह जैसे ही आपके पास फुर्सत हो तो आप बात करिएगा। तो मैंने उनको फोन करा, रात तकरीबन 11:30, 11:22 का मैसेज था। तो सुबह मैंने 8, 8:30 बजे फोन किया उनको कि इज एनीथिंग सीरियस। तो उन्होंने बोला कि कल रात से नींद नहीं आई है, बहुत डरे हुए हैं, और बेटे को लेके आपसे बात करनी है। उनका बेटा 18-19 साल का। तो मैंने कहा बताओ। दिल्ली से है लड़का, डीयू में स्टडी कर रहा है। उन्होंने कहा जो मेरे बेटे का बेस्ट फ्रेंड था, 19 साल का, वो कल रात सोते सोते नींद में हार्ट अटैक से गुजर गया। तो अगर उसके बाद से नींद नहीं आ रही, मतलब डर लग रहा है कि बेटा भी अकेला रूम में सोने जा रहा है ना, तो भी टेंशन हो रही है। तो बोले मुझे कुछ ऐसा बताओ, फुल प्रूफ बताओ कि ये डर अंदर से निकले यार, इतने छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आने लग गया। मेरा बच्चा भी छोटा है, वो लड़का हमारे घर में आता जाता था हफ्ते में। बताओ, वो सो रहा था, सोते सोते उठा ही नहीं है। बोले कल दोपहर में 3-4 बजे हमें पता लगा, फिर उसके दाह संस्कार पे गए, बोले उसके माँ बाप का हाल देखा। बोले एक सेकंड के लिए सिर्फ ये कल्पना करी कि इसकी जगह हमारा बच्चा होता। बोले उसके बाद से ना बड़ा बेचैनी सी हो रखी है। बोले बात करने के लिए कल मैं और वाइफ बात कर रहे थे, फिर रात को आपको मैसेज डाला। तो उन्होंने बोला बताओ सर, आपने ऐसे केसेस देखे सुने हैं डॉक्टर साहब की 18-19 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है, ही वॉज जस्ट 18-19 ईयर्स। तो मैंने कहा सर, इंडिया में जो रिकॉर्ड बना है ना, वो शायद आप लोगों ने भी ना सुना हो, न्यूज़पेपर में था। मैंने कहा इंडिया में जो रिकॉर्ड बना है सबसे अर्ली डेथ का हार्ट अटैक से, वो एक 2 साल के बच्चे का है, जो लेटेस्ट 1 सवा महीने पहले हुआ है। 2 साल के बच्चे की हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है। तो मैंने कहा सर, अब 8 साल, 10 साल, 12 साल, ये तो जनरल केसेस हो गए अब। तो मैंने कहा ये तो हो चुका। तो मैंने उनको बोला
बोले कि आप सही बोल रहे हो। मैंने कहा आप गूगल पे चेक कर लो, 2 साल के बच्चे की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है या नहीं हुई है इंडिया में। मैंने कहा आप न्यूज चेक कर लो, स्क्रॉल कर लो। उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने उन्हें बोला क्या आपको पता है डब्ल्यूएचओ ने इंडिया को एक और डाटा देने के लिए बोला, एक नया टर्म फॉर्म हुआ है जिसका नाम है चाइल्ड कैंसर। तो बोले नहीं। मैंने कहा चाइल्ड कैंसर भी आप सर्च करिएगा, एक नया इसी साल इंट्रोड्यूस किया डब्ल्यूएचओ ने कि इंडिया को चाइल्ड कैंसर का डाटा अलग से देना पड़ेगा। क्योंकि चंडीगढ़ पीजीआई ने रिपोर्ट किया कि 250 बच्चे हर महीने 7 साल से उम्र के नीचे के, 250 केसेस तो सिर्फ पीजीआई चंडीगढ़ में आ रहे हैं कैंसर के। ये एग्जांपल मैंने बच्चों पे ही क्यों दिया, इस मुद्दे पे आते हैं। मुझे आज भी याद है, मैं एक जिम कोविड में ट्रेनिंग सेशन ले रहा था, कुछ महिलाओं का ग्रुप वहां पर आया हुआ था। तो उन महिलाओं ने मुझे, ये अर्ली बात है, शायद 2019-20 की बात है, आज से 5 साल पुरानी। तो महिलाओं का एक अच्छा ग्रुप था, तो उन्होंने मेरे से बात करी। शायद वो मैम इस मीटिंग में भी हों, उनमें से कुछ तो बता सकती हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये मुद्दा डॉक्टर साहब लगता है आप लोगों को समझ में आएगा। तो मैंने कहा मैडम 2025 होने दीजिए, उसके बाद जितना समय आगे बढ़ेगा ना, ये मुद्दा उतना जोर पकड़ता जाएगा, ये हर किसी को समझ आएगा और हर किसी को समझना पड़ेगा। और मैंने कहा बस दुखद बात ये होगी कि इस मुद्दे की अवेयरनेस ज्यादातर लोग अपने बच्चों के अर्थियों को कांधा देने के बाद लेंगे। ये मेरी एग्जैक्ट स्टेटमेंट थी उनको। तो उन्होंने बोला कि ऐसा क्यों आप बोल रहे हैं। मैंने कहा देखिए, मैं ऐसा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी चाहत है या मेरे मुद्दे के प्रति अवेयरनेस करने के लिए मैं परमपिता परमात्मा से बोलूं कि यार किसी का बच्चा छीन ले। ये मेरी चाहत नहीं है, ये इस सब्जेक्ट पे मेरी पकड़ का असर है कि जो चीजें मैं फ्यूचरिस्टिक देख पा रहा हूँ। तो मैंने कहा कि हुआ क्या कि बहुत सारे शरीर आपने देखे होंगे बहुत लंबे समय तक ठीक रहते हैं, और कुछ शरीर हैं जो छोटे समय में ही खराब हो जाते हैं। हार्ट अटैक जहां बढ़े हैं, रेशो बढ़ा है, तो बहुत से लोगों ने ये नहीं देखा कि पहले हार्ट अटैक होने की एवरेज एज क्या थी। एवरेज एज गिरती जा रही है, और ये एवरेज एज 1970 तक नहीं गिरी थी इंडिया में। अगर मुझे कोई बोलेगा ना कि सर आजकल हार्ट अटैक बहुत हो रहे हैं, तो मैं बोलूंगा हार्ट अटैक पहले भी थे, ऐसा नहीं था कि हार्ट अटैक नहीं थे। हार्ट अटैक्स थे, इतने नहीं थे। ऐसा नहीं है कि पहले कैंसर था, नहीं था, था, ऐसे नहीं था। एक चीज और आप लोगों ने विचित्र नोट करी है, अब मैं जो बताऊंगा ना उसके बाद देखिएगा आप अलर्ट। आप बहुत सारे लोग ना अपने आजू बाजू देखेंगे तो आपको मेरा मुद्दा और गंभीरता से समझ आएगा। ये समझने के प्रति है मुद्दा। जवानों को जब हार्ट अटैक होता है तो वो पहले ही हार्ट अटैक में खत्म हो जाते हैं। और आप पुरानी मूवीज को देखेंगे तो उनमें एक डायलॉग बार बार आएगा, इनको हार्ट अटैक हो चुका है, इनको 2 हार्ट अटैक हो चुके हैं, इनको 3 हार्ट अटैक हो चुके हैं, इनसे आगे बात नहीं करनी है। पहले के लोगों का जो दिल था ना, वो 1 2 3 अटैक झेल जाता था। आज की तारीख का दिल सिंगल अटैक नहीं झेल पा रहा। 19 साल के बच्चे का अटैक सोते सोते भी आया होगा तो माइनर अटैक आया होगा, मेजर अटैक भी नहीं रहा होगा, माइनर अटैक में ही दैट पर्सन हैज गॉन आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। दुखद बात है, लेकिन आज भी अगर बूढ़ों का हार्ट अटैक आएगा ना, कई लोग मुझे बोलेंगे हमारे गांव के बूढ़े हैं, तंबाकू पीते हैं या वो बीड़ी पी लेते हैं या दारू भी पी है, उनको हार्ट अटैक आया वो बच गया। पुरानी जो बूढ़े होंगे वो 1 हार्ट अटैक, 2 हार्ट अटैक, 3 हार्ट अटैक भी झेल चुके होंगे, शायद बाईपास सर्जरी भी करा चुके होंगे, और फिर भी सही सलामत होंगे अभी तक भी। लेकिन वहीं के मुकाबले 2 साल के बच्चे का हार्ट गोन, 19 साल का बच्चा गोन, 8 साल का बच्चा खत्म, 40 साल का बच्चा खत्म, सिद्धार्थ शुक्ला खत्म सिंगल एक्सीडेंट में, सिंगल हार्ट अटैक में। ये किस चीज का संकेत है? ये संकेत है वीक होते हुए ऑर्गन्स का। पहले भी लोगों को कर्क रोग होता था, कैंसर था, लेकिन आयुर्वेद में कैंसर को पूरे तरीके से असाध्य रोग में नहीं डाला, उसको भी साधने के तरीके बताए गए। बीमारियों से आज हम पता क्यों नहीं ठीक हो पाते? क्योंकि हमारी बॉडी के पास जो है
हमारी बॉडी में रिकवरी करने की पावर नहीं है, ताकत नहीं है अब उतनी। पुराने लोगों की बॉडी में बहुत ताकत थी रिकवर करने के लिए। तो कर्क रोग से वो लड़ते थे तो पूरा शरीर तैयार होके लड़ता था, शरीर अपनी लड़ाई लड़ता था, दवाई अपनी लड़ाई लड़ते थे। आज लोगों ने अपने शरीर को दवाइयों के भरोसे छोड़ रखा है कि दवाई लड़ पाई तो लड़ पाई, वरना आदमी नहीं लड़ पाएगा। आज एलोपैथ ने बहुत सारी बीमारियों को चमत्कार बना दिया। आज हमारे यहाँ भी लोग आते हैं, सर चमत्कार हुआ है, ये रिजल्ट आया, वो रिजल्ट आया है। चमत्कार आपको पता क्यों लग रहे हैं? क्योंकि हमारा अवेयरनेस ही बहुत पुअर है। एलोपैथिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो वो जिस चीज का इलाज या जिस चीज की मैनेजमेंट अपनी दवाई से नहीं कर सकते हैं, वो एलोपैथ उस चीज को सीधा ही नॉन क्योरेबल बता देती है। एलोपैथ एक ऐसी साइंस है जिसको मैं नेगेटिव नहीं बोलूंगा किसी भी हालत में, क्योंकि बहुत से लोगों को ये हो जाता है कि हमें जाना ही नहीं है, उसके प्रति दुर्भावना आ गई है। दुर्भावना लेने की साइंस बिल्कुल नहीं है एलोपैथ। हॉस्पिटल्स के प्रति दुर्भावना लेने की जरूरत नहीं है। आज की दुनिया में कोई बोलेगा जो कुछ हॉस्पिटल्स में हो रहा है वो गलत है, आजकल तो मेरे ख्याल से जो घरों में हो रहा है वो भी गलत है, जो मंदिरों में हो रहा है वो भी गलत है, जो मस्जिदों में हो रहा है वो भी गलत है, जो सरकारी अस्पतालों में हो रहा है वो भी गलत है, जो गवर्नमेंट में हो रहा है वो भी गलत है, जो प्राइवेट में हो रहा है वो भी गलत है। आज सही गलत की डेफिनेशन तो मिटी हुई है। तो मैं दुर्भावना में वश नहीं बोल रहा हूं, लेकिन एक चीज है, एलोपैथ के डॉक्टर की स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करिए। कि मुझे उनकी एक चीज से बड़ा ऐतराज है कि उन्होंने अपने आप को द फाइनल अथॉरिटी मान लिया है, जबकि वो खुद भी बोलते हैं कि हमारे को इस मानव शरीर की 0.00001% नॉलेज भी नहीं है। वो बोल देते हैं ये बीमारी इनक्योरेबल है, ये चीज इनक्योरेबल है, ये इसका इलाज नहीं है, इसका तो सर्जरी करानी पड़ेगी, इसका तो यही करना पड़ेगा। आप किस चीज के बिहाफ पे इतना बोल रहे हैं? ना अपने को ने नेचर को रास्ता दिया, ना होम्योपैथ को, ना आयुर्वेद को। अब इंटीग्रेटेड साइंस की बात होने लगी। अभी तक डॉक्टर बोलते थे कि आयुर्वेद की तरफ जाना ही मत, आज से 10-12 साल पहले। आज इंटीग्रेटिव साइंस की बात कर रहे हैं कि फ्यूचर इंटीग्रेटेड साइंस के बिना नहीं है। एमबीबीएस कॉलेजों में आयुर्वेद पढ़ाना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये है कि बड़ी से बड़ी लोग ने सरेंडर करना चालू कर दिया कि अब सच छुपा नहीं रहेगा। लेकिन ये सब क्या हुआ? अल्टीमेटली सिस्टम को समझते हैं। फूड केमिकल्स, 1970 से पहले जाइए, किसी को कैंसर हो भी रहा है पता नहीं लगा। मैंने एक व्यक्ति को बोला, मैंने कहा आजकल गोल ब्लैडर में स्टोन्स बहुत हो रहे हैं। तो बोले आजकल स्कैन्स बहुत हो रहे हैं। तो मैंने कहा स्कैन मतलब? बोले स्कैन होता है ना, तो इसलिए गोल ब्लैडर स्टोन का पता लग रहा है। बोले पहले के लोगों को गोल ब्लैडर स्टोन हो जाता था, जिंदगी भर रहता था, मर जाते थे, पता भी नहीं होता था कि गोल ब्लैडर्स में स्टोन है। बोले पेन वेन नहीं होता था। स्टोन बनता था, डिजोल्व होता था, ये होता रहता था। सिमिलरली एक बड़े ही महान चिकित्सक से मेरी कैंसर पे बात हुई। मैंने कहा आजकल कैंसर बहुत फैला है। तो उन्होंने कहा आजकल कैंसर का डर फैला, क्योंकि आजकल कैंसर से कोई बच नहीं पा रहा। तो मैंने कहा मैं अगर सही समझ रहा हूं तो आप मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले कैंसर कभी किसी जमाने में एक आम बीमारी रहा होगा और आयुर्वेद के लोग इसे ठीक कर देते थे? बोले हाँ ये था, बहुत बड़ी परसेंटेज में लोग ठीक हो जाते थे, क्योंकि उनका शरीर भी ठीक होने के लिए साथ देता था। मैंने एक चीज बताई थी, आप पूरी साइंस पढ़ लीजिएगा, पूरी साइंस। मैं हमेशा बोलता हूँ मुझ पे भरोसा मत करिए, पढ़े लिखे लोगों पे, अपनी ही रिसर्चेस पे भरोसा करिए। ये सारी चीजें मैंने कहा था, ये एक चीज से जाके रुकती है, इन्फ्लामेशन इन्फ्लामेशन इन्फ्लामेशन। मैं हर बार अपने ट्रेनिंग सेशन में बोल रहा हूँ, इस इन्फ्लामेशन को आप कहीं भी जाके पढ़ लीजिएगा, कहीं पर भी। छोटे से छोटे केमिकल्स भी, बड़े से बड़े केमिकल भी इन्फ्लामेशन को बहुत तेजी से ट्रिगर करते हैं, बहुत तेजी से ट्रिगर करते हैं। मतलब हर छोटा केमिकल कहीं भी रहेगा, केमिकल की मौजूदगी अगर आपके शरीर में कहीं भी हो गई तो वहां का इन्फ्लामेशन कोज करना चालू कर देगा। अब इसी प्रयास को हम आगे लेके जाते हैं। इन्फ्लामेशन में ये चीज साफ लिखी हुई है कि व्यक्ति को इमिडिएटली शुगर बंद कर देनी चाहिए, यहाँ तक कि शहद भी बंद कर देना चाहिए, यहाँ तक कि गुड़ भी बंद कर देना चाहिए, वरना बहुत सीमित मात्रा में गुड़ और शहद होना चाहिए, बाकी सब बंद कर देना चाहिए मीठे में। ये आप जाके पढ़ लीजिएगा, इसकी एक नहीं आपको 1 करोड़ रिसर्चेस मिलेंगे। लेकिन इन्फ्लामेशन का पेशेंट अगर डॉक्टरी पैनल पे है तो कोई डॉक्टर उसको ये नहीं लिख के देता, आज तक मैंने किसी की प्रिस्क्रिप्शन नहीं देखी कि 100% शुगर बंद कर दो अपनी। सिर्फ डायबिटीज को छोड़ के वो ये प्रिस्क्रिप्शन कहीं नहीं करते। और डायबिटीज में क्या बोलते हो, ओकेजनली कर दो, शुगर फ्री खाना चालू कर दो, ये वो फलाना ढमकाना। बहुत से लोग, कहीं मैंने इस चीज को नहीं देखा करते हुए।
तो इन्फ्लामेटरी डिजीज का इतना भी नहीं होगा तो होगा क्या? 1970s के बाद, 1970 से पहले जो आज आप खा रहे हैं ये चीजें एग्जिस्टेंस में भी नहीं थी, ये चीजें एग्जिस्ट भी नहीं कर रही थी। खाना प्योर था, तो प्योर खाने से उनकी बॉडी बनी, हवा प्योर थी, उससे उनके शरीर का निर्माण हुआ है। हमारी जो कोशिकाएं हैं वो लगभग 15 दिन से लेके शरीर नष्ट होता रहता है, बनता रहता है। शरीर एक ऐसी मशीन नहीं है जो बन गई, शरीर नष्ट होता है और शरीर बनता है। जैसे पेड़ के पत्ते गिरते हैं, उगते हैं, रोज पेड़ अपने कुछ पत्ते गिराता है, लेकिन आपको पेड़ कभी सूखा नहीं मिलता, क्योंकि पत्ते फिर उगाते हैं। तो इसी तरीके से हमारे सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं, स्किन के भी, लीवर सेल्स भी, ब्लड सेल्स भी, आपके बोन मैरो सेल्स भी, आपके बोन सेल्स भी, सब कुछ वो गिरते हैं वो बनते हैं, वो गिरते हैं वो बनते हैं, ये प्रक्रम चलता है। हर बार का जो सेल बनेगा वो पिछले रॉ मटेरियल, आपने क्या खाया, क्या पिया, कैसे सोए, कैसे जागे, किस तरीके से आपका जीवन शैली रही है, उन सभी चीजों के प्रभाव से आपका जब नया शरीर का निर्माण होगा तो उस पे ये असर आता है कि चीज अच्छी है कि चीज बुरी है। अब अगर आप लीवर के लिए कुछ खा पी रहे हैं तो 3 महीने लगेंगे नया लीवर को बनने में, हर सेल को रिन्यू होने में। इसलिए कोई भी प्रोसेस होती है तो उसमें हम बोलते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को अच्छा असर दिखाने के लिए 3 महीने तक का एक बेसिक सूटेबल टाइम चाहिए, 90 दिन का टाइम चाहिए। कोलेजन पेप्टाइड है तो हम बोलते हैं 8 हफ्ते में रिजल्ट देगा, या ओमनी सेल है तो हम बोलेंगे 8 हफ्ते का कम से कम रिजल्ट लगेगा, क्योंकि स्किन दोबारा बनने में लगभग 2 महीने का टाइम ले लेती है, राइट। इन सब चीजों से हमारा निर्माण होता है। ये हमारे बुजुर्गों का जब निर्माण हो रहा था तो इनमें को निर्माण करने के लिए जो रॉ मटेरियल्स थे, जो रॉ इंग्रेडिएंट थे, सबसे महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है ऑक्सीजन गैस। तो वो उन्हें प्योरेस्ट मिलती थी, एनवायरमेंट से प्योरेस्ट मिलती थी। दूसरा था हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पानी जो था वो साफ सुथरा मिलता था, टॉप क्वालिटी पानी मिलता था। हम लोग ना खाने पे बहुत केंद्रित है, खाने से पहले सांस है, सांस लेने से के बाद पानी है, पानी के बाद जाके आप लोगों का भोजन आएगा। तो वो भोजन करते थे वो प्योर फॉर्म का करते थे। उसके बाद वो लोग नहाते धोते थे तो वो प्योरेस्ट थे, प्लांट थे। लगभग मेडिसिन से तो नहाते थे हमारे यहाँ के लोग। वो जो ऑयल लगाते थे वो मेडिसिनल्स थे सारे के सारे। तो हमारे पास एक ऐसी संस्कृति रही जिसको गरीब कहा गया, लेकिन जिन्होंने ऑर्गेनिक खाया पूरी जिंदगी। हमारे यहाँ के गरीब लोग कंप्लीट ऑर्गेनिक खाते थे, कंप्लीट नेचुरल पानी पीते थे जो विराट कोहली पी रहा है, साफ सुथरी हवा लेते थे जो आज की तारीख में यूरोप के लोग ले रहे हैं, और जो भोजन था उसकी क्वालिटी टॉप रखते थे, नहाते तक मेडिसिनल चीजों से थे, अपने जानवरों तक ऑर्गेनिक खाना खिलाते थे। आज छोड़िए, आज लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक महंगा सस्ता है। आज से 40-50 साल पहले के गरीब लोग अपने जानवरों को भी ऑर्गेनिक खाना खाने को देते थे। अब लोग बोलेंगे सर उस टाइम केमिकल नहीं थे, ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन होता भी तो बहुत सारे लोगों ने नहीं अपनाया था, धीरे 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 अपनाया गया। लेकिन हम लोगों की जो पीढ़ी है जो केयरलेस है, हमसे पिछली पीढ़ी को केयरलेस होने का अधिकार था, हक था, कुदरती हक था। कोई केमिकल्स नहीं थे उनके खाने के अंदर, उनकी हवा में केमिकल्स नहीं थे, उनके पानी में केमिकल्स नहीं थे। वो लाखों साल से जो जीवन परमात्मा प्रकृति ने दिया था उसी के सहारे चल रहे थे। उनके फ्रूट्स हमारे फ्रूट्स के मुकाबले बहुत शक्तिशाली थे, बहुत एंटीऑक्सीडेंट रिच थे। उनकी डाइट, उनके ग्रेन्स हमारे से बहुत शक्तिशाली थे। हर चीज उनकी हमारे से 100 गुना शक्तिशाली थी। तो वो लापरवाह थे तो भी हमसे बहुत सही थे, पर वो भी शरीर के प्रति सजग थे। उन्हीं लोगों ने लिखा था पहला सुख निरोगी काया। लेकिन आज जो हम हैं, जो हमारी पीढ़ी है, 40-50 साल के लोग, 60 साल के लोग, इनकी भी किस्मत बहुत साथ है कि इनके पहले 10-12-15 साल में केमिकल्स उतने नहीं फैले। मैं भी आज याद रख करता हूँ, तो मैं किस्मत वाला हूँ कि मैंने 10-12 साल की एज तक नीम की दातुन, बबूल की दातुन ये करी है, दंत मंजन किया है। मतलब ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि ये चीजें देखी हैं। सरसों का तेल इस्तेमाल किया है बालों में। तो ये सब चीजें देखी हैं, करी हैं, जानवरों को घर में पाला है, खेती देखी है। तो शरीर जो है वो बहुत सारी चीजों को झेलने के लिए तैयार है, उतनी स्ट्रेंथ है शरीर में। क्योंकि हम क्यों बोलते हैं 14 साल तक तो शरीर बन ही रहा होता है, स्ट्रेंथ नहीं आती है। स्ट्रेंथ आके हिट होती है लगभग 21 साल की एज में।
21 साल के बाद व्यक्ति का शरीर कुछ साल तक मेंटेन करता है और 30 साल के बाद लगभग आधा 1% करके हर साल ढहने लगता है। ये एक हमारी बॉडी का कर्व है। अब जिस व्यक्ति का 20-21 साल तक एक्सपोजर सही चीजों के साथ रहा होगा वो थोड़ा तगड़ा बनेगा, उसका शरीर बहुत कुछ झेल पाने का आदी बनेगा, क्योंकि शरीर के सेल्स में, कोशिकाओं में, ऊतकों में बहुत ताकत है। लेकिन वहीं पर जो बच्चा आज पैदा हो रहा है, जिसकी हवा में केमिकल से उसने पहली सांस जब ली तो वो केमिकलाइज्ड ली, उसने जो पहला पानी पिया वो केमिकलाइज्ड पिया, उसने जो पहली गिराई खाई वो केमिकलाइज्ड खाई, उसने जो पहला दूध पिया वो केमिकल पिया। और उसके बाद 2-4 साल की एज में इतना कुछ काफी नहीं था, तो हमने उन लोगों को प्रोसेस्ड फूड देना चालू कर दिया। कोल्ड ड्रिंक, मैगी। अब लोग बोलेंगे मैगी बहुत बुरी चीज है। एक आदमी जो पूरा महीना ठीक खाता है, अगर वो मैगी खा भी लेगा तो उसका शरीर में इतनी ताकत है कि इन चीजों से उतना साइड इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन जिस 14 साल के बच्चे का शरीर ही नहीं बना, उसको आप ये चीज दे रहे हो, उसके तो शरीर की आप मजबूती ही छीन लोगे। भूपेन जी ने ट्रेनिंग ली थी, उन्होंने बताया था ना कि लास्ट मकान है जो बना रहा है। आपके बच्चे का बिल्डिंग मटेरियल 14 साल की एज तक लग रहा हो, बिल्डिंग खड़ी हो रही है नहीं, वो इतना है, इतना नहीं रहेगा, वो इतना भी होगा, उससे बड़ा भी होगा, 2 फुट भी होगा, 4 फुट भी होगा। अभी तो उसका बिल्डिंग मटेरियल लग रहा है। आपकी बिल्डिंग मटेरियल की आप सप्लाई देखिए, माँ बाप अपने बच्चों को आज बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई क्या कर रहे हैं? तो चिप्स, बिस्किट्स, चाय, प्रोसेस्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, जो कुछ आ रहा है वो बिल्डिंग मटेरियल की सप्लाई में जा रहा है। पुराने लोगों की बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई क्या थी? स्नैक्स भी थे तो क्या था? भुना हुआ चना, मखाना, भुनी हुई मूंगफलियां, ये तो पुराने लोगों का स्नैक्स था। मूंगफली गुड़, ये तिल, जो आज की तारीख में सुपर फूड बोले जा रहे हैं, ये तो हमारे बुजुर्गों के स्नैक्स थे। तो आपका बिल्डिंग मटेरियल किस क्वालिटी का यूज हुआ है, और आपकी बिल्डिंग कितने तूफान झेल सकती है, और आपके बच्चों का बिल्डिंग मटेरियल क्या है और वो कितने तूफान झेल सकता है। और ईश्वर ना करे, अभी तो आपने सीमेंट की जगह मिट्टी यूज करी है, और अगर आप मिट्टी यूज कर रहे हैं, उसी दौरान किसी दिन बरसात का सीजन आ गया और ये बिल्डिंग ढह गई, तो इसमें कोई चमत्कार नहीं है। सो द ओनली थिंग इज दैट कि जब बच्चे हवा केमिकलाइज्ड ले रहे हैं, पानी को हम फिल्टर करके पिला रहे हैं, तो प्रोसेस्ड फूड हम ना दें, आइसक्रीम हम ना दें, ये चीजें ना दें। ये उल्टा हमारी 10 गुना जिम्मेदारी थी कि इस बच्चे की डाइट मेरी डाइट से भी 10 गुना अच्छी रहनी चाहिए। एंड दैट इज हाउ केमिकल्स आर किलिंग अवर फैमिलीज, हाउ दे आर अफेक्टिंग इट। दे आर मेकिंग ऑर्गन्स वीक। लोगों को डायरेक्ट रिलेशन चाहिए। डायरेक्ट रिलेशन चाहिए तो एक बुक है, पुट योर हार्ट इनटू योर माउथ बाय नताशा कैम्पबेल। आप पढ़ लीजिए। वो बोलती है सारे हार्ट अटैक की वजह सिर्फ और सिर्फ कोर में ढूंढने में हर रिसर्च में एक ही आई, दैट केमिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल। और उसने जिससे को सबसे ज्यादा केमिकल को बोला, वो था SLS SLES। उसने बोला कि इससे एंडोथेलियल जो हमारे सेल्स हैं उनका डैमेज हो रहा है, लाइनिंग्स का डैमेज हो रहा है, और ये सबसे ज्यादा नुकसानदायक है हमारे शरीर के लिए। आज हमारे केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स के बारे में हम सब जानते हैं। मैं छोटा सा अवेयरनेस आप लोगों को जाग इस मुद्दे के प्रति सजग करने की कोशिश कर रहा हूँ, नॉलेज से कि भी ज्यादा उससे समझो। क्योंकि केमिकल्स की जो बुक है वो तो इस मीटिंग के बाद जो भी लोग आपके टच में है नहीं है, तो जिन लोगों के पास नहीं, वो डायरेक्टली मेरे से ले सकते हैं, वरना अपने सीनियर से मांग सकते हैं। हिडन डेंजर्स और हिडन केमिकल्स एट योर होम करके हमने एक पूरा बुकलेट बनाया हुआ है, जिससे आप अपने लेबल्स को और बाकी चीजों को पढ़ के आगे कर सकते हैं। लेकिन एक चीज सोचिए कि हम पेस्टिसाइड जो कि प्योर एक पॉइजन है उसको जाके खेत में डाल देते हैं। और वो एक डॉक्टर जेन गोर्डन की बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है। लोगों ने कहा कि हमें नहीं पता था कि पेस्टिसाइड्स के इतने साइड इफेक्ट आ जाएंगे। ये पेस्टिसाइड की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने बोला। तो डॉक्टर जेन गोर्डन ने बोला कि ये कैसे मुमकिन है कि आप जहर छिड़कने को बोलो खेत में और उसके बाद ये बोलो कि हमें ये नहीं था कि जहर के भी साइड इफेक्ट होंगे कल को। और हमारे पे कॉन्शियस क्या उस पर लिखा रहता है। मैं कई बार बोलता हूं, जितने भी कॉस्मेटिक्स आपके पिछले बनाए गए हैं,
उनके लोगों को पीपी किट पहनाई जाती है, सिर्फ मास्क नहीं पहना जाता, हेयर मास्क नहीं डाला जाता कि भैया कोई बाल ना चला जाए प्रोडक्ट में। उन्हें पीपी किट पहनाई जाती है, क्योंकि उस केमिकल्स के साथ अगर वो रोज डील करेंगे तो उनकी बॉडी पे सीरियस साइड इफेक्ट आ जाएंगे। लेकिन उन प्रोडक्ट्स को हम अपने घरों में यूज करते हैं। हमारे को आज तक अपनी पर्सनल केयर का लेबल पढ़ना नहीं आया है। आज तक हम लोगों को ये नहीं पता कि बंद घर के अंदर पोछा मारना एक केमिकल्स के साथ 10 गुना ज्यादा डेंजरस होता है। वो सारा का सारा हमारे को इनहेल करना पड़ता है। अगर हम ये सजग नहीं होंगे तो हमारी अगली पीढ़ी हमसे 10 गुना ज्यादा खतरे में है। ये मुद्दा मैंने इसलिए यहां से स्टार्ट किया। जब D9 हमने बनाया था तो हमने वेलनेस के 3 प्रोडक्ट बनाए थे। मैं थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को और भी दूंगा। जब D9 को हमने क्रिएट किया तो 3 प्रोडक्ट से स्टार्ट हुई है कंपनी। आज तक भी वो 3 प्रोडक्ट किसी दूसरे से नहीं बन पाए। हमारे प्राइम सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं GIT, टूथ कॉन्सेंट्रेट और हमारा बॉडी बार। वो आज तक भी नहीं कॉपी हो पाए। हमने तो कॉपी किए नहीं थे, बट हमारी मंशा साफ थी। पहला प्रोडक्ट हमने GIT क्यों लेकर आए? क्योंकि गैस एसिडिटी से 76% लोग परेशान हैं। ये दोनों ही बीमारियां इतनी बार कोरिलेशन साइंस दे चुकी है, आयुर्वेद दे चुका, कि गैस हार्ट अटैक के पीछे और एसिडिटी कैंसर के पीछे बहुत मजबूत कारण है। तो हमने कहा कि हमारे को लोगों तक एक बेसिक प्रोडक्ट पहुंचाना पड़ेगा। सबसे ज्यादा तो हमें लोगों की गैस एसिडिटी वाले लोगों पे काम करना चाहिए, ताकि हम बड़ी बीमारियों को मैनिफेस्ट होने से बॉडी के अंदर रोक दें। ये हमारी पहली मंशा थी। दूसरा था टूथ कंसंट्रेट। टूथ कंसंट्रेट क्यों बनाया? क्योंकि ओरल केयर आपकी बॉडी का पहला सबसे बड़ा सोर्स है। जिस दिन आपके खाने में सलाइवा ढंग से नहीं मिलता, तो आपका डाइजेशन ढंग से नहीं होता, शुगर ढंग से कंट्रोल नहीं होती है, आपके मुंह का बैक्टीरिया जिस दिन चेंज हो जाएगा नेगेटिवली, उस दिन आपका खाना पॉइजन बन के जाएगा। दांत का इकोसिस्टम, पूरे मुंह का इकोसिस्टम, दांत और आजू बाजू आप समझेंगे तो बहुत ही सीरियस किस्म से बनाया गया। एक चमत्कारिक चीज आपके मुंह में दी गई, जिसको हम बोलते हैं लार या स्लाइवा। वो पता नहीं कितने सारे एंजाइम्स को रखती है, कितने सारे एंजाइम्स को एक्टिवाइज करती है, कितने मिनरल्स को किस तरीके से एक्टिवाइज करके चलाती है। बहुत चमत्कारिक पदार्थ है। इसलिए आयुर्वेद में आया भी। जानवरों को आपने देखा होगा कि अपने जख्म पे अपनी लार लगाते रहते हैं। लोगों ने कहा कि ये लार एक नेचुरल बायोकेमिकल प्रोडक्ट होता है, और इसको कंटेमिनेट करने के लिए सुबह सुबह आपको प्रोडक्ट दिया गया टूथपेस्ट। सबसे पहले व्यक्ति का लार कंटेमिनेशन करो। जिन लोगों को नहीं यकीन, आज जाके गूगल देखिएगा कि आपके समाज में एल्युमिनियम के बर्तनों का और फ्लोराइड टूथपेस्ट का उदय एक साथ हुआ है। ये चेक करिएगा आप। और फिर आप जाके चेक करिएगा वर्ल्ड वॉर 2 का रिलेशन। हिटलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, कि जितने भी प्रिजनर्स हैं उनकी इच्छा शक्ति कमजोर करने के लिए उनके एल्युमिनियम के बर्तनों में खाना पकाया जाएगा, दिया जाएगा, और उनके पानी में फ्लोराइड डाला जाएगा। क्योंकि एल्युमिनियम और फ्लोराइड मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं जिससे हमारा पीनल ग्लैंड प्रभावित होता है, और हमारी जो लड़ने की क्षमता है, जो आत्म स्वाभिमान की क्षमता है, वो धीरे धीरे गिरने लगती है, और हम ओबिंग और गुलामी के एटीट्यूड में ज्यादा आने लगते हैं। ये अडोल्फ हिटलर का सोचा समझा वर्ल्ड वॉर 2 के प्रिजनर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट था। आज भी कोई भी इसे गूगल पे चेक कर सकता है, ओपनली चेक कर सकता है। यहां तक कि पेस्टिसाइड्स का निर्माण भी वर्ल्ड वॉर 2 में एज एन वॉरफेयर स्टार्ट करवाया गया था, कि इनको हम स्टार्ट करते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हम दुश्मनों के खाने को और चीजों को पॉइजन करने के लिए इनका इस्तेमाल करेंगे। ये उनका रोड मैप था। हिटलर की बहुत बड़ी तैयारी थी जर्मनी को जितवाने के लिए। उसकी लड़ाइयों में ये एक कार्यक्रम था। बाद में इन्हीं प्रोडक्ट्स का, और जैसे जैसे पेट्रोकेमिकल्स का राइज हुआ, तो इंडिया में भी ये सब होने लगा। हमने कहा कि हम वेलनेस कंपनी कैसे बनेंगे। मैं अब एक बहुत क्रूशियल पॉइंट बता रहा हूं आपको, कि मुझे कई लोग बोलते हैं, तो मैं बोलता हूं कि हम कोर में एक वेलनेस कंपनी है यार। तो बोलते वेलनेस कंपनी कैसे हो? आप तो पर्सनल केयर कंपनी भी हो, आप तो कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स भी बेच रहे हो, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स, आप टूथपेस्ट भी कर रहे हो, आप होम क्लीनिंग प्रोडक्ट्स भी करते हो, तो आप एक क्लीनिंग कंपनी भी हो। तो मैंने कहा नहीं, मैं अभी भी दोबारा अपनी बात पे हूँ, हम एक वेलनेस कंपनी है। तो हम वेलनेस कंपनी कैसे हैं?
वेलनेस कंपनी का पहला मुख्य काम क्या है कि वो आज की तारीख में प्योर फूड सप्लीमेंट्स दे, उनकी नॉलेज दे, गैप्स फिल करे, साइंटिफिक स्टडी करे, लोगों को क्या जरूरत है उनको दे। जैसे एंटी एजिंग के लिए चाहिए तो हमने कोलेजन पेप्टाइड दिया, स्टेम सेल्स दिए, जो मोस्ट एडवांस साइंस है एंटी एजिंग की, उससे ज्यादा कोई बड़ी साइंस नहीं है। एंड अगेन जो हेयर के लिए हमने प्रोडक्ट आज से 5-7 साल पहले किया, वो आज की तारीख में लाइमलाइट में आया है, उससे बड़ा कोई प्रोडक्ट नहीं है। जिनसिंग पे रिसर्च हुई कि वो बाल दोबारा उगा सकता है, जो हमने डिफॉल्ट प्रीमियम में डाला। अश्वगंधा पे रिसर्च हुई, तो ये हमने सबसे पहले किया। आज की तारीख में बहुत सारे लोग बोलते हैं हमने हर्ब्स और न्यूट्रास्यूटिकल को मिला दिया, और बहुत हर्ब्स और न्यूट्रास्यूटिकल्स को जो मिलाने का काम किया था वो भी इंडस्ट्री में पहली बार हमने किया। और अगर कोई जानना चाहेगा तो मैं प्राउडली इस चीज को बोलता हूँ कि टारगेटेड न्यूट्रास्यूटिकल्स को भी इंडिया में किसी ने इंट्रोड्यूस किया था, तो वो भी पहला शख्स मैं ही था। मैं बोलता नहीं हूँ ये बातें, लेकिन मैं बता रहा हूँ, कोई भी जाके चेक कर ले। जब दुनिया टारगेटेड न्यूट्रास्यूटिकल नहीं जानती थी, सिंगल हर्ब यूज कर रही थी, मल्टी हर्ब, तो टारगेटेड न्यूट्रास्यूटिकल्स को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करने वाला व्यक्ति। और इसके मेरे पास एविडेंसेस हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, एविडेंशियल प्रूफ्स हैं सब चीजों के। चाहे वो सबलिंगुअल स्प्रेज रहे हों, तो मैंने 2012-13 में लॉन्च किए। लेकिन फिर एक कॉस्मेटिक और ये सब क्यों? देखिए, बहुत डेप्थ में हमने समझा कि वेलनेस खाली वेलनेस के प्रोडक्ट देने से मुमकिन ही नहीं है। वेलनेस का मतलब है, मैं दो चीजें पहले भी बताई थी, एक होती है वेलनेस, एक चीज होती है फिटनेस। वेलनेस का अर्थ है कि आपका शरीर इतना स्ट्रोंग है कि वो कोई बीमारी नहीं पकड़ेगा, और पकड़ेगा तो उससे रिकवर कर जाएगा। फिटनेस का असर है कि आप फिजिकल गतिविधियां कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए बहुत स्वस्थ होगा, लेकिन अगर मैं उसे बोलूं कि पेड़ पे लटक जाइए, तो वो पेड़ पे नहीं लटका रह पाएगा बहुत देर। ये मुमकिन नहीं होगा उसके लिए। जैसे आज किसी को भी बोल दीजिए, आप आज अनुपम खेर को बोल दीजिए कि आप पेड़ पे लटके दिखाइए, 15 मिनट लटके रहिए, तो वो नहीं लटक पाएगा। लेकिन वो 67-68 का हो गया, अमिताभ बच्चन को ले लीजिए, वो 84 के हो गए, या धर्मेंद्र को ले लीजिए, वो 90s में हो गए। अब मैं बोलूंगा कि आप पेट पे लटके रहिए 15 मिनट, तो वो नहीं लटक सकते, लेकिन वो वेलनेस तो थी, तभी तो 90 साल जी गए। लेकिन अगर मैं सिद्धार्थ शुक्ला को बोलता, जो कि 40 साल की एज में गुजर गया हार्ट अटैक से, पहले हार्ट अटैक से, कि आप लटक के दिखाइए, तो शायद सिद्धार्थ शुक्ला आधा घंटा 1 घंटा भी लटका रह सकता था। बाजुओं में दम था, फिट बहुत था, वेलनेस नहीं थी। तो हमारा टारगेट ये था कि ये वेलनेस कैसे आएगी अगर फेफड़े कमजोर होते रहे, शरीर कंटेमिनेट होता रहा। तो सबसे बड़ी चीज ये थी कि प्रेग्नेंट वुमेन सबसे बड़ा सोर्स है बच्चों की कमजोर जनसंख्या पैदा करने के लिए। और पहले तो 2005 में एक रिपोर्ट आई थी, फिर 2017 में आई, हर साल रिपोर्ट आ रही है। आप इस साल की भी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, EWG की, एनवायरमेंटल वर्किंग ग्रुप का रिपोर्ट आप चेक कर सकते हैं। पहली बार ये वर्ल्ड तब सो के जागा था जब 2005 में रिपोर्ट दी गई कि 260 से ज्यादा प्रकार का केमिकल गर्भनाल के अंदर, यानी कि एम्बिलिकल कोड के अंदर मिला है, जिससे बच्चे के शरीर का निर्माण हो रहा है। कमाल की बात यह थी कि इसमें 123 से ज्यादा न्यूरोटॉक्सिन पदार्थ थे। न्यूरोटॉक्सिन पॉइजन होता है, जो हमारे यहाँ कोबरा सांप भी जो छोड़ता है, वो न्यूरोटॉक्सिन जो होता है वो पॉइजन दे डालता है हमारी बॉडी के अंदर। ऐसे उनकी बॉडी में 128 से ज्यादा पदार्थ थे, जो बाद में 180 से ज्यादा हो गए। और इन सब का सोर्स था हमारे घर पे यूज होने वाले पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स और हमारे घर के क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। तब हमने पहली बार ये कहा कि इतना बड़ा डेटा अगर है, तो एक अधूरी वेलनेस कंपनी बन जाएंगे, हम भी इलनेस कंपनी बन के रह जाएंगे। कि कोई बंदा बीमार है, डायबिटीज के लिए आयुर्वेदिक प्रोडक्ट दे दिया, या लीवर के लिए आयुर्वेदिक प्रोडक्ट दे दिया, या न्यूट्रा का प्रोडक्ट दे दिया। हमारा पोर्टफोलियो भी वेलनेस नहीं है कि हम लोगों को स्वस्थ रखने की तरफ जाएंगे, हम भी बीमार लोगों को प्रोडक्ट बेचने की तरफ जाएंगे। कोई उनको एलोपैथ दे रहा होगा, हम उनको आयुर्वेद और न्यूट्रा दे रहे होंगे। यहां तक हम कर पा रहे हैं। लेकिन असली मकसद मुझे तब लगा, वेलनेस कंपनी में तब नहीं बनता हूं सर जब मेरे पोर्टफोलियो पे आपको लीवर दिखता है। ये मैं आज बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूं, अगर आप इस बात को समझ पाए और समझा पाए तो लोगों की आंखें खुलेंगी। दारुजनैन एक वेलनेस कंपनी इसलिए नहीं है कि हमारे पास बहुत सारे न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, हमारे पास शिलाजीत है, हमारे पास मेंसो का प्रोडक्ट है,
हमारे पास ओवा का प्रोडक्ट है। हम बहुत एडवांस्ड न्यूट्रास्यूटिकल जो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया ग्रेड इंग्रेडिएंट है, पहली कंपनी हम यूज करने वाली वो कर रहे हैं। हम स्टेम सेल का, इसलिए नहीं हम वेलनेस कंपनी, क्योंकि वेलनेस का मतलब होता है, जो आयुर्वेद ने कहा था, स्वस्थ से स्वस्थ रक्षिता, कि स्वस्थ आदमी के स्वास्थ्य की रक्षा करो। ये सारे प्रोडक्ट स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ बनाने के लिए उतने रक्षात्मक नहीं है। मैं वेलनेस कंपनी तब बनता हूं जब मैं व्यक्ति की पूरी पर्सनल केयर रेंज से हार्मफुल केमिकल हटा के उन्हें प्लांट बेस्ड मेडिसिनल से दोबारा इक्विप करता हूं। तब जाके मैं जाके एक वेलनेस कंपनी बनता हूं, क्योंकि मैं उनको उस हालत में बीमार बनने से रोक रहा हूं, मैं उनकी अगली पीढ़ी को बीमारियों से बचा रहा हूं, मैं उनकी अगली पीढ़ी को केमिकल एक्सपोजर से बचाने की ट्राई कर रहा हूं। तब मैं बनता हूं। बहुत से लोगों ने ये बोला कि सर आप ऐसे कितने केमिकल कम कर लोगे, तो मैं हमेशा बोलता हूं कि मान लीजिए आपकी कोई मजबूरी है और किसी ने आपके बच्चे को गन पॉइंट पे रख दिया और वो आपको जहर पीने को देता है, तो आप पूरी बोतल गटकोगे या 5 ml पीना पसंद करोगे? अगर मजबूरी भी है, तो मजबूरी में अगर अगला आदमी नहीं बोल रहा कि पूरी बोतल गटकनी है, वो बोल रहा जहर पी लो, उसकी शर्त ये नहीं कि पूरी बोतल पियो जहर की, उसकी शर्त ये है कि बच्चे को बचाना तो जहर पी लो। तो आपके बच्चे को बचाने के लिए पूरी बोतल गटके हैं, बोल रहा पी लो 5 ml, कम से कम बच्चा भी बच जाएगा, आपके बचने की भी चांसेस बढ़ेंगे। जब जहर लिया जाता है ना सर, तो मात्रा बहुत फर्क डालती है। मैंने पिछले से पिछली ट्रेनिंग में, शायद पिछली ट्रेनिंग में बोला था, दवा की मात्रा जिस प्रकार से फर्क डालती है, जहर की मात्रा भी उसी प्रकार से फर्क डालती है। अगर केमिकल एक्सपोजर को हम जीरो नहीं कर सकते, 100 से 80 भी ले आएंगे ना, उसका भी बहुत असर होगा। 100 का 60 भी ले आएंगे ना, तो भी बहुत असर होगा। तो चांस तो मिलेगा, उम्मीदें तो जगेंगी, आगे तो बढ़ेगी, साइंस भी रास्ते ढूंढ रही है, व्यक्ति भी दोबारा नेचर पे जा रहा है। लेकिन मुर्दा व्यक्ति के लिए ना साइंस काम की, ना आयुर्वेदा काम की है, ना नेचर काम का है। व्यक्ति जिंदा रहेगा तो साइंस उसको आगे चल के उन्नत होगी तो बचा पाएगी, नेचर दोबारा उन्नत होगी तो बचा पाएगा। पहले हम सब कुछ केमिकल कर रहे थे, आज से 10-12 साल पहले सारी उम्मीदें धूमिल थी, कोई बात भी नहीं कर रहा था। आज मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा ऑर्गेनिक हो गया है, लेकिन मैं ये जानता हूं हर साल अब ऑर्गेनिक फसल बढ़ने लग गई है। पिछले साल की तुलना में इस साल ऑर्गेनिक फसल ज्यादा, अगले साल उससे ऑर्गेनिक फसल ज्यादा आएगी। आज इसी चीज से एक प्रेरणा ले लीजिए, किसानों ने ज्यादा ऑर्गेनिक फसल उगा के अपने बिजनेस को ज्यादा बड़ा करना चालू कर दिया, ऑर्गेनिक की खपत बड़ी होनी चालू हो गई। जिस प्रकार से इस समाज का, जो हम बोलते हैं कि सबसे कम एजुकेटेड, सबसे कम एक्सपोज्ड आदमी है, अगर वो भी ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ गया है, तो इसी प्रकार से कल का जो बिजनेस है, उपभोक्ता उत्पादों का जो बिजनेस है, वो बिजनेस भी ठीक जैसे हर साल ऑर्गेनिक फसल बढ़ती जा रही है, ऑर्गेनिक कंज्यूमर बढ़ते जा रहे हैं, ऑर्गेनिक टर्नओवर बढ़ता जा रहा है, ठीक उसी प्रकार से इन उत्पादों का टर्नओवर, इनकी चीजें भी आगे जाके बढ़नी ही है। आपका काम है राइट टाइम पे एजुकेशन को लेके जाना। आज आप हैं जो समाज को एजुकेट कर सकते हैं, हमने बहुत सारी क्लिपिंग्स दी। और सबसे बड़ी अचीवमेंट, मैं बार बार बोलता हूं, एक अचीवमेंट है जो दूसरे किसी के खाते में जा ही नहीं सकती। 2018 मिशन केमिकल फ्री दारूजनाई, और 2023 का 31 जुलाई का दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर रांची का, और फ्रंट पेज की न्यूज कि 1200 गांवों ने, झारखंड के ने नो केमिकल गो केमिकल का नारा दिया, और आज वहां 2 साल से एक भी बीमारी नहीं है। और यही न्यूज दारुजनाइन की सबसे बड़ी टेस्टिमनी है। उस न्यूज को कोई भी देखता, जहां केमिकल नहीं है वहां बीमारी नहीं है। यही हमारा मूल उद्देश्य था, जिसको लेके हमने पूरे इंडिया को एजुकेट किया, और बिना चेक दिखाए भी इतनी बड़ी कंपनी खड़ी करी, आज फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड स्टेबल कंपनी खड़ी करी। वो न्यूज़पेपर कटिंग आप में से हर व्यक्ति के पास होनी चाहिए। आपके पास वो नारा होना चाहिए कि 2018 से आप दिखाए कि आपकी कंपनी ने किस तरीके से साड़ी आइडिया को एडवोकेट किया था, और कैसे ये आज आइडिया अर्बन कंपनीज में है। दूसरी कंपनी हमारे कॉपी करने की बात जरूर करेंगी, कॉपी हमारा क्या कर सकती हैं, वो इतना ही तो कर पा रहे हैं। हम भी केमिकल फ्री, बस इतना ही तो बोल पा रही है ना, उन्हें केमिकल की नॉलेज है, ना केमिकल फ्री होता क्या उसकी नॉलेज है। वो तो जनता को पहले ठगते थे, आज उन्हें लग रहा है कि ये नाम है, जानना तो है नहीं, काम तो उस पर करना नहीं, बट किसी का ये चल गया तो इसको करके ठग लो।
पहली बार जब कोई चीज करी जाती है वो ज्यादातर रिसर्च करी जाती है, सॉल्यूशन सोचा जाता है। दूसरी बार जो करा जाता है वो ज्यादातर कॉपी करके सिर्फ उस चीज को भुनाने की कोशिश होती है कि इसको हम अपने लिए भुना ले। चीज तो है, लेकिन केमिकल फ्री होना आज हमारे लिए कई उद्देश्यों से जरूरी है। पहली बात, केमिकल फ्री होना वेलनेस के कारण सबसे ज्यादा जरूरी है। वेलनेस को कोई एक चीज सबसे ज्यादा इंपैक्ट कर रही है विद प्रूफ, तो वो केमिकल्स ही कर रहे हैं। फिटनेस की मैं बात नहीं कर रहा। फिटनेस को जो चीज प्रभावित कर रही है वो है एथलेटिज्म, खेल कूद, किसानी, शरीर से मेहनत, जिम। ये फिटनेस में नंबर वन है। लेकिन वेलनेस में कोई चीज आपकी सेहत को पॉजिटिव नेगेटिवली बहुत इंपैक्ट करती है, वो है केमिकल्स। जो एकदम से हार्मफुल केमिकल बहुत ज्यादा हार्मफुल इंपैक्ट छोड़ने की काबिलियत रखते हैं और छोड़ रहे हैं। दूसरी चीज आपको जो यहाँ पे समझने की है, जिस व्यक्ति की जितनी एज है केमिकल से खतरा उतना कम है, और जिस व्यक्ति की एज जितनी कम है केमिकल एक्सपोजर से खतरा उतना ज्यादा है। अगर कोई 70 साल का आदमी आज केमिकल यूज कर रहा है उसको नुकसान होने के चांसेस कम है, लेकिन अगर एक बच्चा यूज कर रहा है उसको नुकसान बहुत ज्यादा। इसका मैंने शुरुआत में बताया। तो मेजर चीज हमारे को बच्चे बचाने से करना है कि उनका तो केमिकल एक्सपोजर हम किसी भी तरीके से जीरो करें। नए बिल्डिंग मटेरियल्स मजबूत नहीं है, उनको बेचारों को पहले ही अच्छा हवा नहीं मिल रही। ये हमारी जन जागरण है, यही हमें दूसरों को जगाना है, यही हमारे को स्वयं को भी जगाना है। बहुत आसान था वेलनेस के प्रोडक्ट्स देना, बहुत बहुत लोग काम कर रहे हैं छोटे छोटे प्रोडक्ट। आज इस मार्केट में SLS, फ्लूराइड फ्री, ट्राइक्लोसिन फ्री, ये शब्द भी आए हैं। तो मैं पिछले दिनों किसी को कह रहा था कि एक काम तो चलो मैंने अच्छा किया, अनपढ़ों के बाजार में मैंने थोड़ी पढ़ाई लिखाई तो फूक दी है। कम से कम, कम से कम कुछ लोगों ने ये शब्द बोलने चालू कर दिए, नहीं तो पूरी जिंदगी सुनने भी नहीं थे उनको। ये दारुजनाइन में मैंने अकेले नहीं करा। जब मैं बात कर रहा हूँ मैंने, तो आप सब लोगों ने करा है। ये ट्राइक्लोसन मैंने सबको जाके नहीं बताया। आज ये बाजार में बोल रहे हैं तो आपके असर हैं कि आप लोगों ने जाके बोला। जैसे मैं कई बार बोलता हूँ, डॉक्टर धनंजय सोलंकी बहुत लिख के जा रहे हैं, पीछे किताब पब्लिश की उन्होंने, मेरे से ज्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स सोशल मीडिया पे दिए हैं। भूपेन जी, उन्होंने जितने बड़े कैंपेन सोशल मीडिया पे किए, मैं करता नहीं हूँ। मेरे मनोभाव को नहीं, पता नहीं क्यों सूझता, वहां मैं बहुत कमजोर हूँ। हाँ, ऐसे बात करने मेरे से किसी से कितनी बात करा लीजिए। इन सब लोगों ने जो मूल धारणा जगह जगह तक पहुंचाई है, अलग अलग माध्यम से। हिडन डेंजर्स एट योर होम जो हमने बुकलेट बनाया है, कोशिश करूंगा मैं उसका हिंदी संस्करण भी आपको दे सकूं। ये चीजें जब आप किसी के घर पे लेके जाते हैं तो यकीन मानिए आपके व्यापार से बड़ा उसके जीवन पे असर है। आज जिस व्यक्ति को जा रहे हैं आप उसको एक लेटर भी छोड़ के आइए। जब मैं मुद्दा करता था ना, तो मैं एक ही बात करता था कि आज आप मुझे नकार के घर के बाहर निकाल दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ये मुद्दा कहने क्यों आया हूँ? मैं मुद्दा ये कहने आया हूँ कि कल को आपके घर पे दरवाजे पे अगर हार्ट अटैक खटखटाए या कैंसर खटखटाए, या भगवान ना करे, ईश्वर ना करे, किसी बच्चे के साथ कोई अनहोनी हो, तो आप ये याद रखिएगा कि कभी किसी ईश्वर की मर्जी से, जिसको आप पूछते हैं, कोई व्यक्ति आपको इस विषय पे जागरूक करने तो आया था। तो मेरा काम है कि मुझे जहां तक ईश्वर पहुंचाना चाहता है, नॉलेज दी है, तो मैंने कहा मेरा काम है उसको लोगों तक पहुंचाना। जागना ना जागना ये लोगों का काम है। लोगों को बोलना है कि आपके जगाने से जागेंगे, मैं जगाने नहीं आया हूँ। मेरा काम ईश्वर ने, मैं एक चीज मानता हूँ, ये आप लोगों को भी माननी पड़ेगी, आप लोग भी समझिएगा। मैंने मैंने जिस मनोभावना से किया कि अगर मुझे बात जनता तक पहुंचानी ही नहीं थी तो ईश्वर ने ये बात मुझे समझाई ही क्यों? मैं तो कोई इस फील्ड से नहीं हूं। मैं तो अच्छा भला अपनी क्लास को टॉप करके, पढ़ाई में अच्छा होने के कारण, इंजीनियरिंग करके, मस्त बड़ी कंपनी में जाके अच्छी जॉब करके करने का काम कर रहा था। मेरा तो रास्ता क्लियर चल रहा था। कोई था भी नहीं, मन में कभी नहीं सोचा था नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा, मन में कभी भावना नहीं थी कोई केमिकल फ्री जनता के लिए कुछ करूंगा। मैं तो जनता के लिए करना भी नहीं चाहता था। मुझे तो एक पंडित जी कुंडली देख के बोलते थे कि मेडिकल साइंस का लड़का है, मेडिकल साइंस में बहुत कुछ करेगा। तो मेरी मदर बोलती थी तू डॉक्टर बन जा। मैं तो खुले में स्वीकारने वाला व्यक्ति हूँ। तो मैं मम्मी को बोलता था, मैंने कहा पागल हो गए क्या, ये खांसते छींकते मरीजों के साथ सारा दिन दिन गुजारना मुझे? मैंने कहा पैसा कमाने के लिए मुझे इतने बेकार काम नहीं करने की सारा दिन बीमार आदमियों से मिलो। मैंने कहा मरने वालों से, कुचलों से, ऐसों से। मैंने कहा समाज के टेढ़े आदमी मुझे मिले हैं पैसा कमाने के लिए, मुझे नहीं मिलना इन लोगों से। इस कारण से मैं डॉक्टर भी नहीं बना कि मुझे रोज मरीजों से नहीं मिलना भाई। जबकि मेरी कुंडली बोल रही थी कि ये कुंडली मेडिकल साइंस की कुंडली है, ये लड़का बहुत बड़ा रिसर्च वर्क और ये कर जाएगा।
इतनी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन जो 10-12 साल चली, मैंने उसके बाद भी इस प्रोफेशन को कभी नहीं करना चाहा। लेकिन हालात, चीजें, मैंने अपनी लाइफ को समझा कि कैसे, मतलब अनहैपनिंग इवेंट्स, मेरा कोई मन नहीं था। मैं नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति बहुत नेगेटिव था। मेरे कॉलेज में जब बच्चों ने ज्वाइन किया तो मैंने तकरीबन 20-30 बच्चे पीटे भी हैं कि तुम ये गंदा काम नहीं करोगे। मतलब दूसरे तो फेसबुक क्रांतिकारी है, मैं तो अपने कॉलेज का लाइव क्रांतिकारी था, पीट भी देता था बच्चों को। तो मुझे तो, मैंने तो ख्वाब ही नहीं सोचा जिंदगी में कि मैं कभी डायरेक्ट सेलिंग की एडवोकेसी करूंगा या ज्वाइन भी करूंगा। लेकिन उसके बावजूद मैंने देखा कि मैं इस इंडस्ट्री में आया, कुछ रास्ते हुए, मेरे को नॉलेज ही हुई, उसके बाद ये आर्टिकल्स ज्यादा दिखे, ये किताबें ज्यादा पढ़ी, मेरा ध्यान खिंचता चला गया। और अचानक एक दिन दिमाग में कोई बात कहीं से आई, या कंक्लूजन हुआ कि ये सारी बीमारियों की जड़ केमिकल है, और तू इस बात को अच्छा वक्तव्य रखता है, तेरे को मैंने बोलने का सलीका दिया है, क्योंकि जो भी देता है ईश्वर ही देता है हमें। मैंने तुझे नॉलेज दी, बोलने का सलीका दिया, और एक इंडस्ट्री दी। मुझे लगा यार ये डॉट्स कनेक्ट हो रही हैं, मतलब ईश्वर चाहता है कि मैं इस मुद्दे पे बात करूं। सफलता उसी दिन मेरे को कॉन्फिडेंस हो गया कि तीनों डॉट मिल गई हैं, नेटवर्क मार्केटिंग भी, मैं दोबारा मेडिकल साइंस की तरफ भी आया हूँ, ये मुद्दे की नॉलेज भी हुई है रास्ता भटक के। उस दिन मैंने कहा कि यहाँ सफलता मिलेगी, क्योंकि ये वो काम नहीं है जो मैं करना चाहता हूँ, ये वो काम है जो ईश्वर कराना चाहता है। जो मैं करना चाहता था उसमें तो मैं सफल नहीं हो पाया फाइनली। इंजीनियरिंग करके मैं बड़ी कंपनी में बाहर नहीं जा पाया, मैं एमएलएम के रूट से इधर ही आ गया। लेकिन उस दिन मैंने कहा कि ईश्वर चाहता तो ये काम करो, और पहली बार मैं ईश्वर को इतना मान के सुन के चल रहा था, और उसी हिसाब से मेरे को बहुत बड़ी सफलता भी मिली। और मैं पहली बार बोलता हूँ ये बात, आज पहली बार बोल रहा हूँ शायद, मैंने एमएलएम में पैसा बहुत ज्यादा देखा है। मैंने पीछे स्टेटमेंट भी दिखाई थी अपनी 2008 की, एक एक दिन के 4-4 5-5 लाख रुपए आ रहे थे। वो स्टेटमेंट है, मतलब 2-4 स्टेटमेंट रद्दी मिल गई तो मैंने वो भी दिखाई थी। लेकिन जो सुकून मैंने इन सालों में महसूस किया सफलता के साथ, वो मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। जो 7-8 साल में एक चीज आई है कि वाकई में एक फीलिंग आती है यार, मेरे द्वारा कुछ लोगों को कुछ तो हुआ है। और जो एक कॉन्फिडेंस है कि ये चीज ना मरते दम तक बहुत बड़ी हो जाएगी, और मरने के बाद भी बढ़ती रहेगी। और ये जब भी होगा तो ये काम समाज का कुछ भला करेगा, बहुत बड़ा भला करेगा। ये सुकून उससे पहले नहीं था, और सुकून ईश्वर की देन है। अगर आज आप लोग भी, मैंने पहले भी बहुत से लोगों को बोला था और उन्होंने बाद में कुछ ऐसी चीजें देखी भी जीवन में, अगर ये नॉलेज ऊपर वाला ने आप तक पहुंचाई है, ये इस बिजनेस के थ्रू पहुंचाई है, तो ये भी गारंटेड है कि वो आपसे चाहता तो यही है कि आप भी इस चीज को फैलाएं, क्योंकि ईश्वर स्वयं नहीं आता, वो सिर्फ विचार भेजता है और उन विचारों को प्रोपोगेट करने वाले व्यक्तियों को तैयार करता है। तो मिशन केमिकल फ्री आज हमारी अगली पीढ़ी के लिए, और आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, पड़ोसी, सब लोगों की, समाज की अगली पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है। हम लोगों के लिए तो है, लेकिन उनके लिए हमारे से भी ज्यादा जरूरी है। जो बच्चे अम्बिलिकल कोड में 128-28 केमिकल देख के आएंगे, वो जीवन में बहुत कुछ ज्यादा फिजिकली नहीं कर पाएंगे। उन बच्चों पे रहम खाने का नाम है मिशन केमिकल फ्री, उन बच्चों को बचाने का नाम है मिशन केमिकल फ्री। उस नेटवर्क को, उस कम्युनिटी को क्रिएट करने का नाम है दारुजनाइन। जो कम्युनिटी ये करने की कोशिश कर रही है कि आगे बच्चे ना हों, और मैंने कहा कि वो वर्ल्ड की पहली वेलनेस इंडस्ट्री की कंपनी जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट से वेलनेस क्रिएट कर रही है, और जो इलनेस से फाइट कर रही है अपने न्यूट्रास्यूटिकल, हार्बो न्यूट्रास्यूटिकल बोल लो, प्योर न्यूट्रास्यूटिकल बोल लो, आयुर्वेद, नाम से मेरा कोई महत्व नहीं है, नियत से मेरा महत्व है। नाम मार्केटर्स के शब्द हैं जो वो प्रयोग करेंगे। मेरे को तो ये कहने में कोई यकीन नहीं है कि हमारी सारी नॉलेज जो जाती है वो आयुर्वेद के आगे जाके खत्म हो जाती है। उससे बड़ी संपन्न मेडिकल साइंस इस जगत ने ना देखी है, ना ये जगत देखेगा। ना भूतो ना भविष्यति, मैं तो खुला बोलता हूँ, आयुर्वेद से बड़ा साइंस ना इस वर्ल्ड ने कभी देखा था, ना कभी देखा है, ना कभी देखेगा। उसकी सटीकता नहीं है आज लोगों में। आज लोग प्रामाणिक बात नहीं कर रहे, लोग आज आयुर्वेद के नाम पे भी फेसबुक, सोशल मीडिया पे कितने झूठ बोलते हैं, मैं तो खुद ही जानता हूँ। तो इसलिए केमिकल फ्री होना जरूरी है, करना जरूरी है, बताना जरूरी है। आज मैंने मुद्दा थोड़ा सा साइडलाइन भी जाके लिया है, क्योंकि केमिकल फ्री होना केवल जरूरी नहीं है, केमिकल फ्री लोगों को करना भी जरूरी है। अगर आज आपको ये बात पता है कि आपके जिन 200 लोग, आप 200-500 लोगों की लिस्ट बनाइए, आप हमेशा मिलन में करते हैं ना, इस बार लिस्ट बनाइए। और ना, मैं कह रहा हूं, दुनिया बोलती है उनको जाके प्लान दीजिए, मैं बोल रहा हूं किसी को प्लान मत दीजिए।
केमिकल फ्री भी मत बताइए। रोज रात को ना जिसको बता दो उस पे हाइलाइटर चला दो, और बाकियों की लिस्ट को रोज रात देख के सो कि इनकी आने वाली पीढ़ी को बचाने में शायद मेरा कुछ योगदान हो सकता है। रोज रात को ये सोच के सो, जिस दिन उनमें से दो चार के साथ भी कुछ गलत हो गया ना, उस दिन आपको पहली बार पता लगेगा ईश्वर ने आप तक एजुकेशन क्यों पहुंचाई थी। और शायद आप सही समय पे सही व्यक्ति से बात कर लेते, शायद उनके घर में कुछ संभावनाएं निकल सकती थी। मैं बड़ी बात नहीं बोलता, ईश्वर मेहर रखे, सिर्फ उसी का चमत्कार है, इसमें मैं कोई क्रेडिट। लेकिन एक इत्तेफाक भी है दारुशनाइन में कि 2018 से आज 2025 हो गया। जो लोग रेगुलर जुड़े, जिन्होंने रेगुलर प्रोडक्ट यूज करे, ईश्वर की कोई अनुकंपा है, मैं बाकी चीजों को नहीं बोलूंगा, बोलना भी गलत है। एक इत्तेफाक मेरे दिमाग में आता तो मैं बोल देता हूँ हर बार, लेकिन आज तक मैंने उनमें से किसी को बड़ी बीमारी से कुछ होते हुए नहीं देखा है। मैंने बड़े गौरवान्वित होकर ये चीज कही थी कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन शायद नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे अलावा कोई दूसरी कंपनी टेस्टिमनी नहीं दे सकती कि उन्होंने पूरे कोविड में एक व्यक्ति भी नहीं खोया। बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपने प्रोडक्ट्स का दम भरेंगी, लेकिन उनसे पूछो आपके कोविड में यहाँ डेथ कितनी थी, तो डेटा निकल के आएगा। लेकिन ईश्वरीय दया है कि हमने एक सिंगल व्यक्ति भी नहीं खोया। एक सिंगल भी उन दिनों हम लोगों ने हैंड सैनिटाइजर नहीं बेचा था, एक भी मास्क नहीं बेचा था दारुशनाइन ने, लेकिन एक भी व्यक्ति भी नहीं खोया था। ईश्वरीय अनुकंपा है। किसका कोई रिलेशन प्रोडक्ट से हो, किसी चीज से हो, तो मैं बोलता नहीं हूँ, कहना भी नहीं चाहिए। लेकिन कुछ तो ईश्वर भी चाहता होगा शायद। प्रोडक्ट नहीं बचा के रखते होंगे तो परमात्मा बचा के रखता होगा, लेकिन कोई आशीर्वाद तो उन लोगों के साथ है ईश्वर का कि उन्होंने मेहर बहुत देखी है। तो ऐसा है, बहुत सारे लोगों को मैंने यहाँ पे हमारे ही फैमिली में, दर्जन फैमिली, कैंसर वैंसर ठीक होते हुए देखे। मैं नहीं बोलता वो प्रोडक्ट नहीं किए या मेरी उतनी क्षमता है कि मैं वैसे उत्पाद बना पाऊं, शायद ईश्वरीय अनुकंपाएं हैं कि उनके साथ ये हुआ है। तो बस यही एक मैसेज है कि ये केमिकल फ्री होना तो जरूरी है, लेकिन मैं कहूंगा करना भी बहुत जरूरी है। अगर ये मुद्दा ईश्वर हमसे चाहता नहीं था तो हम तक आता नहीं। ये मैं ये नहीं कहूंगा, कोई दरख्वास्त भी नहीं करूंगा, कोई कॉल टू एक्शन भी नहीं दूंगा। आप अपने आप से सोचिएगा, ठीक लगेगा तो करिएगा, नहीं ठीक लगेगा तो भी ठीक है। लेकिन ये बात सोचिएगा जरूर कि अगर ईश्वर चाहता नहीं है कि ये मुद्दा आपके थ्रू फैले, तो आप यहाँ आए क्यों? जिस दिन दारुजने आपको इंट्रोड्यूस होने वाली थी, उस दिन तो हजारों काम आपको और भी रहेंगे, वो आप कर सकते थे। आप ये मीटिंग सुनने क्यों आ गए? आज आपके घर की लाइट क्यों नहीं भागी? इंटरनेट को कुछ क्यों नहीं हो गया? हम में से किसी की तबीयत खराब हो सकती थी, वो क्यों नहीं हुई? दुनिया बीमार है, कोई इमरजेंसी क्यों नहीं आ गई? क्यों अपने इस मुद्दे पे ईश्वर ने आपको बार बार इतना एजुकेट करवाया? ये सब सोचने की बात है, इन बातों को सोचिएगा जरूर। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी करेगा ईश्वर बढ़िया करेगा सभी के साथ। बस यही मेरा है। बाकी मैं चाहूंगा जो भी सीनियर्स हैं, वो जो बुकलेट है हिडन डेंजर्स एट समवन्स हाउस, वो जरूर शेयर करें। वो एक बहुत ही अग्रणी डॉक्यूमेंट है लोगों को अपनी केमिकल की रेंज चेक करने में। और जो भी लोग केमिकल फ्री से जुड़े हुए हैं, प्लीज वो अपनी नई जनरेशन का ध्यान जरूर रखें, उनके प्रति लापरवाह ना बने, क्योंकि ये मिशन उसी दिन सफल होगा जिस दिन हम उन लोगों को बचा पाएंगे। जाते हुए लोगों को नहीं रोक सकते, लेकिन इन लोगों को बचाना हम लोगों की जिम्मेदारी जरूर है। सो थैंक यू वेरी मच। मैंने पहले ही कहा था, मेरा आज का सेशन मैं जानता हूँ कोई बहुत स्ट्रीमलाइन नहीं रहा होगा, क्योंकि मेरे को हमेशा लगता है कि इस विषय पे मैं उतना नहीं बोल पाया जितना बोलना था टाइम लिमिट के कारण। नहीं तो शायद मैं 2 दिन भी इस विषय पे बात कर सकता हूँ। टेक्निकल बात भी करना चाहता हूँ इस पे, जागरूकता की बातें भी करना चाहता हूँ, डॉक्यूमेंटेड बातें भी करना चाहता हूँ। मन ये भी होता है कि पेस्टिसाइड कैसे इंसानों को मारता, वो भी आपके साथ शेयर करूँ। ये भी मन होता है कि एसएलएस कैसे कैसे नुकसान कर रहा है, वो सब टेक्निकल, वो सब भी चीजें भी साझा करना चाहता हूँ। इसलिए बहुत बार समझ भी नहीं आता कि कौन सा पॉइंट छोड़ू, कौन सा बताऊं। न्यूज लाखों हैं, किताबें के रेफरेंसेस लाखों हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं तो जो मैं नहीं कह पाया हूँ। अगर किसी को डिसअपॉइंटमेंट हुआ हो तो उसके लिए माफी है। और बाकी बस मैं यही कहूंगा कि केमिकल फ्री होना जरूरी है। आज के बाद एक और नारा जरूर दीजिए, क्योंकि ये नारा तो बाकी भी लगाने लगे कि होना भी जरूरी है, लोगों को करना भी जरूरी है केमिकल फ्री। खाली होने से अब ये मिशन उतनी ऊंचाइयों पे नहीं जाएगा। होना प्रोडक्ट होते ही हो जाता है, लेकिन आप लोगों ने एजुकेशन ली है, तो आप लोगों के लिए ईश्वर यही बोलना चाहेगा कि करना जरूरी है आप लोगों को।
बाकी मैं अल्प ज्ञानी हूँ, सीमित ज्ञान है। जितना ठीक लगेगा उतना ले लीजिएगा, जो स्क्रैप लगे उसे छोड़ दीजिएगा, बस ये रिक्वेस्ट करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच। एंड ओवर टू लोकेश जी। थैंक यू सो मच सर। सर मैंने तो थैंक यू एक आशा जी। बदलाव और देखा है रिसेंटली। अब से 3 साल पहले किसी एक इंसान ने, मतलब सो कॉल्ड बड़े लीडर हैं वो नेटवर्किंग के, मेरी बहस भी हुई थी और शायद मैंने आपके साथ में स्क्रीन शेयर शॉट भी शेयर किए थे कि ये केमिकल वेमिकल कुछ नहीं होता है, ये सब कुछ केमिकल फ्री लिख देने से प्रोडक्ट केमिकल फ्री नहीं हो जाता। अब आप राइट समझ सर। भी गए होंगे, है ना सर। मैंने बिल्कुल। स्क्रीन शॉट भी शेयर किए थे, आज भी मेरे पास फेसबुक के स्क्रीन शॉट पड़े हैं उस लीडर के। अभी मैंने रिसेंटली उसका एक प्रमोशन देखा, एक प्रोडक्ट का। उस पे वो लिख रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट में पैराबीन नहीं है, हमारे प्रोडक्ट में ट्राइक्लोसोन नहीं है, हमारे प्रोडक्ट में कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है। मगर चलो, कम से कम हमसे नाराजगी वाले लोग आज ये बात कर रहे हैं कि हम भी केमिकल फ्री। तो ये तो बोला था सर कि एक बार मैं, ये तो फ्यूचर में, आज मैं संजीव भैया से बोल रहा था, पता नहीं क्या ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि मेरी बात नहीं करती। तो ये तो जिस दिन बोल दिया था केमिकल फ्री तो होना ही पड़ेगा, तो फ्यूचर में था सर वो तो होना ही पड़ेगा। जिस दिन मैंने आज जिम कॉर्बेट वाली बात बोली थी उस दिन भी मैं बहुत डरा था कि मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे लगा कि इस बात को बोले बिना मेरे अलावा कुछ चारा नहीं है। ये रहा था कि मोहित शर्मा जी ने बोला कि जिम कॉर्बेट में, तब आपने बताया था कि मोहित 2025 से लेकर 2030 तक ये 2.5 करोड़ मौत तक भी जा सकता है। जी सर। नहीं, ये बात शायद मेरे वो आज भी वाकया ध्यान है, जब हम कभी बैठे थे जिम कॉर्बेट में और बात सुबह सुबह चल रही थी, अर्ली मॉर्निंग। आपने एक लाइन बोली थी कि आने वाले टाइम में बच्चे पैदा करना मुश्किल तो है, मगर लोग बच्चे पैदा करते हुए भी डरेंगे, ऐसा सिचुएशन आ सकता है। हाँ, उनमें से एक मैं हूँ सर। हम्म। मैं खुला बोलता हूँ, उनमें से एक मैं हूँ। मैंने एक सो कॉल्ड पेस्टिसाइड वाली कंपनी को भी बोला था। उन्होंने कहा था कि फसलों की पैदावार बढ़ानी थी, इसलिए केमिकल्स डालना जरूरी था। ये आप लोगों की ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक चिल्लाने से समाज का भला होने वाला नहीं है। तो मैंने कहा सर, फसलों की पैदावार बढ़ा दी इसलिए नस्लों की पैदावार घटा दी। तो मैंने कहा आगे तो आपको भी ऑर्गेनिक होना ही पड़ेगा। आपकी फसलों से जब नस्लें ही नहीं बचेंगी, मैंने कहा हर कोने पे आईवीएफ क्लिनिक खुलवा दिया। तो मैंने कहा पहले भारत सरकार चिल्ला रही थी हम दो हमारे दो, मैंने कहा आज भारत सरकार कहेगी बस की है तो एक भी करके दिखाओ। मैंने कहा आज आईवीएफ के बिना तो बच्चे नहीं पैदा होने दे रहे आप लोग, कैसी फसलें बढ़ाइएंगी, नस्लें खत्म हो गई हैं। तो मैंने कहा बाकी आप अपने फेवर में तर्क देते रहिए, मैं अपने फेवर में देता रहूंगा, लेकिन आईवीएफ जो है क्लिनिक जितने खुलेंगे वो एक ही चीज की गवाही देंगे कि ये पेस्टिसाइड वाली कंपनी का थैंक यू, कि तुम्हारे कारण हमारे को भी बिजनेस मिल रहा है। हमारी दुकान चल गई। सर आज की तारीख में नई कंपनियां, नया वो देखो फिल्में, गुड न्यूज बैड न्यूज, बड़ी बढ़िया फिल्में आ रही हैं आईवीएफ पे, ज्ञान बढ़ा रही हैं लोगों का। एक पुरानी फिल्में मैं देखता हूँ, पुरानी फिल्मों का मैं जब भी 60 70 की 80 की इन दिनों देखता रहता हूँ समझने के लिए। 60 70 80 में अगर कोई बदनीयत से भी कुछ करके चला जाता था तो प्रेगनेंसी हो जाती थी। हिंदी फिल्मों में किसी को डाउट ही नहीं था कि इसके साथ रेप भी हुआ तो प्रेग्नेंट नहीं हुई होगी। आज की तारीख में तो वो करीना कपूर मैडम पूरा वो बता रही हैं, साइकिल ऐसे होगा तो प्रेग्नेंट होगा, वैसे होगा तो प्रेग्नेंट होगा। पुरानी फिल्मों में तो चांस ही ये था कि अगर कुछ कभी गलती से भी हुआ है प्रेगनेंसी तो हो गई। फर्टिलिटी वाज दैट हाई कि मुझे लगता है पुरानी फिल्मों में ये भी दिखा सकते थे कि लोगों ने एक दूसरे को देखा प्रेग्नेंट हो गए, इतनी हाई फर्टिलिटी थी। आज की तारीख में देखिए, अगर दो काल की मूवीज कंपेयर करेंगे ना सर, ये मुद्दा तो तब भी समझ में आ जाता है कि कितना बदल चुका है आज की तारीख में। मतलब किसी मूवी में आप ये नहीं देखेंगे फर्टिलिटी का इशू था। यहाँ तो फर्टिलिटी के इशू हर जगह, आईवीएफ ही आईवीएफ खुल गए हैं, हर कोने पे खड़े हैं आईवीएफ क्लिनिक्स। सर नेक्स्ट वीक में हम, अगर वो ठीक है डिस्कस कर लेंगे, बट ये चीज़ें हम सर नेक्स्ट वीक में भी कंटिन्यू कर सकते हैं जो आप बोल रहे थे। मुद्दा एक बार और आगे से कुछ प्रोडक्ट्स पे क्या वो आगे हो सकता है क्या सर? नेक्स्ट वीक में सर शायद हम नहीं करेंगे, उससे नेक्स्ट वीक में जाएगा। हम्म। कि नेक्स्ट वीक में इंडिया में नहीं हूँ, मैं कल से लेके नेक्स्ट वेडनेसडे तक इंडिया में नहीं हूँ। ओके। अच्छा आप, हाँ, सॉरी हाँ, सर। मैं ट्रेवल कर रहा हूँ सर। हाँ वो, सॉरी, मेरे दिमाग में से निकल गया था।